भारत की कार मार्केट मेजरली दो प्राइस ब्रैकेट्स पे डिवाइडेड है। पहला है 35 लाख के अंदर, जहां पर मास मार्केट कार्स बिकती हैं और यहां पर सेल सबसे ज्यादा होती हैं। और दूसरा है 70 लाख से ऊपर का ब्रैकेट, जहां पर सेल्स तो उतनी ज्यादा नहीं होती हैं लेकिन गाड़ियों के ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। और फिर आता है 30 लाख रुपए से लेकर 70 लाख रुपए के बीच का ब्रैकेट, जहां पर पड़ा है सन्नाटा। ना तो यहाँ पर ज्यादा गाड़ियां बिक रही हैं और ना ही यहाँ पर बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं बायर्स के लिए। 50-60 लाख रुपए में कुछ लेने जाओगे तो वही आपको फॉर्च्यूनर, कैमरी या फिर एक दो एंट्री लेवल लग्जरी कार्स ही देखने को मिलेंगी। लेकिन अब बात बदल चुकी है, क्योंकि स्कोडा अपनी ऑक्टाविया VRS को इंडिया में लेकर आ चुकी है और ये कोई आम डी सेगमेंट सेडान नहीं है। ये कार 261 bhp की पावर बनाती है और इसीलिए स्कोडा ने इसकी ड्राइव बुध इंटरनेशनल सर्किट पे रखी थी, यानी कि रेस ट्रैक पर। इस वीडियो में आपको इस गाड़ी की परफॉर्मेंस, हैंडलिंग, गाड़ी के ओवरऑल इंटीरियर्स और एक्सटीरियर्स के बारे में तो बताऊंगा ही, लेकिन साथ ही साथ कुछ सवालों के जवाब भी दूंगा। जैसे कि क्या ये VRS जैसी 60 लाख रुपए से भी ज्यादा ऑन रोड प्राइस पर आने वाली परफॉर्मेंस सेडान आज की डेट में सेंस बनाती है, जब आज की डेट में कई इलेक्ट्रिक कार्स इससे भी ज्यादा पावर बना रही हैं, ऑलमोस्ट इससे आधे प्राइस पर। ऑल्सो क्या 20 लाख रुपए और डालकर M340i या फिर Audi S5 जैसी गाड़ियों की तरफ नहीं जाना चाहिए, जो कि जर्मन लग्जरी ब्रांड्स बना रहे हैं। वैसे उनकी तरफ जाओ या मत जाओ, इसकी तरफ तो अब आप नहीं जा पाओगे, क्योंकि सिर्फ 100 यूनिट्स ही इंपोर्ट करी गई थी इंडिया के अंदर और सारी की सारी 100 यूनिट्स ऑलरेडी बुक्ड हो चुकी हैं। तो इसीलिए इस वीडियो के अंदर हम इस गाड़ी की क्रेजी फैन फॉलोइंग को भी समझेंगे कि भैया इतनी ज्यादा पॉपुलर क्यों है ये गाड़ी। एंड एक्चुअली पहले इसी को समझते हैं कि क्यों ये कार भारत के अंदर इतनी ज्यादा खास है। ऑक्टाविया की एंट्री इंडिया के अंदर 2000s में हुई थी और ये गाड़ी यानी कि ऑक्टाविया RS मिड 2000s के अंदर इंडिया में आ गई थी और ये गाड़ी तब 150 bhp की पावर बनाती थी, जो कि उस टाइम के हिसाब से काफी ज्यादा थी। फिर आई लॉरा RS, जो कि फॉरेन मार्केट के अंदर ऑक्टाविया की ही सेकंड जनरेशन थी और इस गाड़ी को इंडिया के अंदर 2011 में लाया गया और ये गाड़ी 160 bhp की पावर बनाती थी अपने 1.8 लीटर के TSI इंजन के साथ। फिर 2017 में आई ऑक्टाविया RS 230 एंड एज नेम सजेस्ट ये गाड़ी 230 bhp की पावर बनाती थी। और फिर 2020 में आई RS 245, यानी कि ये गाड़ी 245 bhp की पावर बनाती थी। और अब जो ऑक्टाविया RS आई है ये बनाती है 261 bhp की पावर। अभी तक जो ऑक्टाविया मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी वो थी Mark 3 फेसलिफ्ट, यानी कि ये वाली गाड़ी। लेकिन न्यू RS को इन पर्सन देखकर आई कैन से दिस इज द बेस्ट लुकिंग एंड मोस्ट स्ट्राइकिंग स्कोडा यू कैन गेट इन इंडिया राइट नाउ। गाड़ी का जो फ्रंट साइड डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव दिखाई देता है। जो इस गाड़ी की हेडलाइट्स हैं वो कुछ लार्ज जनरेशन वाली जो VRS है उसकी बगाई डिज़ाइन की थोड़ी सी झलक देती है, उसका थोड़ा सा एवॉल्व वर्जन दिखाई देती है। गाड़ी में जो स्कोडा की ग्रिल है वैसे तो वो टिपिकल ग्रिल ही है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है, जिसकी वजह से गाड़ी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव देती है। मतलब गाड़ी की जो नोज़ है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और लगती है कि यार गाड़ी हाँ परफॉर्मेंस सेडान ही है एक। कार को साइड से देखें तो बॉडी लाइंस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है और शार्प बॉडी लाइंस की वजह से गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पोर्टी लगती है। लेकिन इस साइज कार में जो व्हील्स दिए गए हैं ये आपको थोड़े से EV वाली वाइब देंगे और ये इस गाड़ी के अंदर काम भी वही वाला करते हैं जो कि EVs के अंदर करते हैं, यानी कि ड्रैग को कम करना। पर्सनली आई फील ये गाड़ी इन व्हील्स के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है और इसका एक बड़ा रीज़न इनका साइज़ हो सकता है। ये व्हील्स 19 इंच के मैसिव व्हील्स हैं और जो इस तरीके की लो प्रोफाइल वाले बड़े व्हील्स होते हैं ना, वो सेडान्स पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। गाड़ी पीछे से भी बहुत ज़्यादा स्पोर्टी लगती है, एक टिपिकल और अच्छी दिखने वाली सेडान जैसी ही लगती है, लेकिन शायद से इसको एक सेडान कहना पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा, इवन दो ये दिखती है एक सेडान जैसी ही है। क्योंकि जब आप इसका बूट ओपन करते हो ना तो सिर्फ बूट ही ओपन नहीं होता है, बल्कि ये रेयर ग्लास एरिया भी पूरा का पूरा ओपन हो जाता है, जिस चलते आप भारी सामान और बड़ा सामान बहुत ही प्रैक्टिकली इसके अंदर रख सकते हो बड़ी आसानी से। और क्योंकि ये इस तरीके से ओपन होता है इसीलिए इसे लिफ्ट बैग बोला जाता है। और ये जो बूट है ना ये साइज में भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसका जो साइज है वो 600 लीटर का है। लेकिन ये बूट यहीं पर खत्म नहीं होता है, अगर आप इस गाड़ी की पीछे वाली सीट्स को टॉपल कर देते हो तो ये बूट बढ़कर 1500 लीटर का हो जाता है। यानी ये गाड़ी तेज होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है। लेकिन मुझे थोड़ा सा शक है कि क्या इंडिया के अंदर लोग इस प्रैक्टिकलिटी का फायदा उठाएंगे इस प्राइस पॉइंट पर आने वाली गाड़ी के अंदर। क्योंकि क्या है, देखो ये यूरोप के अंदर तो सेंस बनाता है, वहाँ से इंपोर्ट करी गई है ये गाड़ी और वहाँ पे सेंस इसलिए बनाता है क्योंकि वहाँ पर सामान को ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज़्यादा महंगा साबित होता है, बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, इसीलिए लोग अपनी गाड़ियों के अंदर ही बड़ा बड़ा सामान भी ले जाते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर सामान शिफ्ट कराना बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, अगर स्पेशली हम कंपेयर करें यूरोप से तो वहाँ के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सस्ता है और इंडिया के अंदर आसान भी है। आपको बस एक फ़ोन में ऐप चलानी है, उसके थ्रू आप अपने सामान को शिफ्ट कर सकते हो बहुत कम प्राइजेस में। तो आई डोंट थिंक इस प्रैक्टिकलिटी का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं इंडिया के अंदर लोग। खैर, वैसे जितना इसका मुझे बूट प्रैक्टिकल लगा उतना रेयर सीटिंग स्पेस प्रैक्टिकल नहीं लगा। मैं इसकी सीट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। अब तक मैंने कई तरीके की 1 करोड़ से नीचे आने वाली परफॉर्मेंस कार्स को रिव्यू करा है, उनको समझा है। और अगर मैं बात करूँ M340i या फिर A35 AMG जैसी गाड़ियों की तो मुझे इनका रेयर सीटिंग स्पेस कंफर्टेबल तो लगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इनका जो रेयर सीटिंग स्पेस है वो थोड़ा सा क्रैम्ड है। स्पेशली अगर CLA 45 की बात करूँ तो उसमें अगर आप बैठते हो तो आपके जो घुटने हैं वो ऊपर हो जाते हैं और आपको अंडर थाई
सपोर्ट मिलता ही नहीं है। लेकिन RS की जो सीट्स हैं वो एक्सटेंडेड हैं, जिसकी वजह से आपको अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छा खासा मिलता है। लेकिन जहां मुझे प्रैक्टिकलिटी की थोड़ी सी कमी लगी वो है सेंटर टनल। यहाँ पर आपको सेंटर टनल तो थोड़ी सी ऊंची मिलती ही है, उसके साथ ही साथ उसके ऊपर लगभग 6 इंच ऊंचा और स्टोरेज एरिया बना रखा है जहां पर आप कप वगैरह भी रख सकते हो अपने। अब ये एरिया प्रैक्टिकली तो यूटिलाइज किया जा सकता है, लेकिन इसकी वजह से पीछे वाली सीट्स पे सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं, तीसरा बंदा बैठ ही नहीं सकता। इवन दो पीछे की सीट्स पे तीनों हेडरेस्ट दिए गए हैं, लेकिन तीसरा बंदा नहीं बैठ सकता क्योंकि उसके पैर दोनों तरफ जाएंगे फिर। तो इसी वजह से इस गाड़ी के अंदर 5 लोग नहीं बैठ सकते और ये सिर्फ एक 4 लोगों वाली गाड़ी बन के रह जाती है। वहीं पर अगर हम इसे कंपेयर करें BMW से, यानी कि M340i से या फिर C35 AMG से, तो वहाँ पर हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। बाकी अगर मैं फिर से सीट पर आऊँ तो कंफर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है सीट्स का, मटेरियल बहुत ज़्यादा प्रीमियम यूज़ किए गए हैं, सीट्स पर परफोरेशन भी देखने को मिलता है आपको, और ये सीट बहुत ज़्यादा स्पोर्टी भी फील होती है, मतलब दिखने के मामले में, और होल्ड भी अच्छे से करके रखती है आपको। जब आपकी गाड़ी तेज़ चल रही होती है तो आपको अच्छा होल्ड मिलता है इन पर। और हाँ, आप पीछे की सीट पर बैठे बैठे ही बूट को भी एक्सेस कर सकते हो, जो कि बहुत ही रेयर होता है, कई गाड़ियों में नहीं मिलता है ये। रेयर के बाद अगर हम फ्रंट सीट्स की बात करें तो ये फुली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। इसमें आपको एक्सटेंडेबल थाई सपोर्ट भी मिलता है, जिसकी वजह से ये सीट बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है और इन सीट्स पर बैठते ही समझ में आ जाता है कि ये कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल और सपोर्टिंग है। एंड कार की सीट्स पर बैठ के जो कॉकपिट का व्यू मिलता है ना, उसे देखकर भी इंस्टेंटली यही समझ में आता है कि ये एक परफॉर्मेंस कार ही है। स्टीयरिंग आपको वही मिलता है जो कि स्कोडा की इंडिया वाली गाड़ियों में मिलता है, लेकिन जो मटेरियल्स हैं वो इसमें ज़्यादा बेटर यूज़ करे गए हैं, स्पेशली अगर स्टीयरिंग की बात करूँ तो। डैशबोर्ड में भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये BMW या फिर मर्सिडीज लेवल के मटेरियल्स हैं, यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत हार्ड प्लास्टिक्स भी देखने को मिलती है, लेकिन ये जो इन्होंने अलकंटारा लेदर टाइप का मटेरियल यूज़ किया है या फिर जो ऊपर की तरफ सॉफ्ट प्लास्टिक दी गई है और ये जो कार्बन फाइबर जैसा पैटर्न दिया गया है, ये इसको प्रीमियम फिनिश देते हैं। और ये जो पूरा का पूरा ब्लैक इंटीरियर है ना, ये बहुत ज़्यादा स्पोर्टी और प्रीमियम फील देता है गाड़ी को अंदर से। लेकिन जो लोग प्रीमियमनेस को सनरूफ से जोड़कर देखते हैं वो ज़रूर दुखी होंगे, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर सनरूफ नहीं मिलती है। जो इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो इंडिया में आने वाली गाड़ियों से अलग है, बड़ा है और इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मतलब रेजोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, काफ़ी हाई रेजोल्यूशन वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये। इसमें जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, 13 इंच की स्क्रीन लगा रखी है इसके अंदर। इसका रेजोल्यूशन अच्छा है, टच क्वालिटी अच्छी है और जो इसका UI है वो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न फील देता है। स्क्रीन के नीचे आपको 7-8 बटन देखने को मिलते हैं जो कि अलग अलग चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, लेकिन मुझे इसके अंदर एक कमी ये लगी कि जो ACA कंट्रोल्स हैं कुछ स्क्रीन के अंदर ही दे रखे हैं और कुछ ही जो हैं वो बटन्स के ऊपर दिए हैं, और पर्सनली मुझे ये बात पसंद नहीं आती है। साथ ही साथ इसके अंदर एक प्रॉपर गियर नॉब देने की जगह एक छोटा सा स्लाइडिंग वाला बटन दे रखा है, जो कि अगेन मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। स्पेशली स्पोर्ट्स कार के अंदर तो हमें देना ही चाहिए ऐसा। कार में डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स आते हैं जो कि आप स्क्रीन से भी चेंज कर सकते हो, लेकिन मैंने ये कार चलाई है स्पोर्ट मोड पे, क्योंकि हम थे BIC पे, यानी कि रेस ट्रैक पे। और इवन दो ये BIC पर मेरा पहला एक्सपीरियंस था, इस गाड़ी के साथ भी पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन इस बात के बावजूद भी मैं इस गाड़ी को रेस ट्रैक पर काफ़ी ज़्यादा तेज चला पाया। मुझे बहुत ज़्यादा स्टेबल फील हुई है, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड्स पर भी। इस गाड़ी के अंदर 2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन आता है जो कि 261 bhp की पावर और 370 Nm का टॉर्क निकालता है। और ये जो टॉर्क है ना, आपको 1600 RPM से ही मिलने लग जाता है। 1600 RPM से लेकर लगभग 4100 RPM के बीच में ये बैंड में रहता है ये टॉर्क। और इतने अच्छे लो एंड टॉर्क की वजह से ना आपको इसका जो फायदा है रेस ट्रैक के ऊपर भी देखने को मिलता है। ट्रैक के मोड़ों पर स्पीड कम करके फिर से एक्सेलरेट करना पड़ता है और उस सिचुएशन में गाड़ी कई बार बिना गियर डाउन करे ही स्पीड पकड़ लेती है, थैंक्स टू इट्स लो एंड टॉर्क। और अगर स्पीड की बात हो ही रही है तो मैं बता दूं कि इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड है वो है 250 km/h की, और ये कार 0 to 100 सिर्फ 6.1 सेकंड्स में कर सकती है। ये गाड़ी इतनी ज़्यादा फास्ट है कि बुध इंटरनेशनल सर्किट के लॉन्गेस्ट पार्ट में ये कार आराम से 200 के पार चली गई थी। और ये जो इस ट्रैक का लॉन्गेस्ट स्ट्रेच है ना, ये सिर्फ 1.2 किलोमीटर्स का ही है। बहुत फास्ट कार है, पर क्या ये इतनी फास्ट है कि आप 60 लाख रुपए से भी ज़्यादा दो इस गाड़ी के लिए? आज से 3 साल पहले पूछते तो मैं यही बोलता कि येस दिस इज़ फास्ट इनफ। लेकिन अब जब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पावरफुल EVs आ चुकी है मार्केट में, तो लोगों को ये गाड़ी उतनी ज़्यादा क्विक फील नहीं होगी जो ऑलरेडी हैरियर EV या फिर XCV90 जैसी गाड़ियाँ चला चुके हैं, जो कि इससे लगभग आधे प्राइस पर आ जाती हैं, ऑलमोस्ट आधे प्राइस पे। BYD की जो सील है वो ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस पर आती है और वो 523 bhp की पावर बनाती है। तो सिर्फ पावर के हिसाब से देखें या फिर एक्सेलरेशन के हिसाब से देखें तो हो सकता है वहाँ पर आप इसके प्राइस को जस्टिफाई ना कर पाओ। लेकिन बॉस यहाँ पर हमें ये समझने की जरूरत है कि ये जो परफॉर्मेंस आइस कार्स होती है, ये सिर्फ तेज नहीं होती हैं, बल्कि ये इमोशंस कैरी करती हैं। इन गाड़ियों के जब आप गियर चेंज करते हो, इनकी जो आवाज होती है और जो इनकी वाइब्रेशंस होती है ना, उनसे आपको एड्रेनलिन रश मिलता है। जैसे जैसे एक आइस कार की स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे उसकी RPM भी बढ़ती है और वैसे वैसे आपका एड्रेनलिन भी बढ़ता है। और फिर जब आप ऑक्टाविया के 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन को शिफ्ट करते हो, उसकी आवाज सुनते हो, शिफ्ट्स को फील करते हो, तो ये गाड़ी आपको और भी ज्यादा ह्यूमन लाइक फील करवाती है। और यहाँ पर अगेन मैं ये भी बोलूंगा कि पैसे आप सिर्फ फील के नहीं दे रहे हो, बल्कि इस गाड़ी की जो हैंडलिंग
है ना उसके लिए भी दे रहे हो। अदर देन मे बी ऑडी S5 एंड M340i, मुझे नहीं लगता कि 1 करोड़ के अंदर कोई भी ऐसी गाड़ी है जो इस जैसी हैंडलिंग आपको दे सकती है। इस कार के साथ हमने मूव टेस्ट करा, स्लालम करा और स्मॉल सर्किट पर भी इसकी हैंडलिंग को टेस्ट करा। मैंने मूव टेस्ट पर पहली बार थोड़ा आराम से भगाया, लेकिन जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर इसको भगाया था मूव टेस्ट के अंदर, और ये काफी ज्यादा स्पीड होती है। अगर आप किलोमीटर 77 की वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ऑलमोस्ट वही वाली स्पीड है जो वहां पर वो लोग करते हैं। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये रही कि गाड़ी ने बिल्कुल भी अंडरस्टेयर नहीं करा। हल्की सी टायर की स्क्वीकिंग साउंड जरूर आ रही है, लेकिन अंडरस्टेयर बिल्कुल भी नहीं था। और जब मैं स्लालम परफॉर्म कर रहा हूँ तब भी गाड़ी बिल्कुल भी अंडरस्टेयर नहीं हो रही है, और बिल्कुल भी जो टायर्स हैं इसके वो रोड की ग्रिप को नहीं छोड़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर कई सारे लोग अंडरस्टेयर का मतलब नहीं समझते होंगे, तो मैं उनको बता देता हूँ कि जब आप एक फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी को बहुत ज्यादा तेज चलाते हो और एकदम से मोड़ देते हो, तो वो मुड़ने की बजाय सीधा चली जाती है, यानी कि ग्रिप छोड़ देते हैं आगे के टायर। इसे अंडरस्टेयर कहा जाता है। और ऐसा तब भी होता है जब आप तेज ब्रेक सप्लाई करते हो और टर्न करते हो साथ में। स्मॉल सर्किट पे मेरे साथ एक बार थोड़ा सा ऐसा हुआ भी। यहाँ पर एक टाइट स्मॉल टर्न पर मैंने बहुत ज्यादा तेज की गाड़ी मोड़ी और क्विक टर्न लेते टाइम स्क्वीकिंग साउंड बहुत ज्यादा आई और ऐसा लगा कि गाड़ी थोड़ी सी अंडरस्टेयर हुई है। लेकिन वो शायद इसलिए भी हुआ था क्योंकि मैं उस टर्न के लिए बहुत ज्यादा तेज चला रहा था गाड़ी। ट्रैक की बात करूँ तो वहाँ पर भी टर्न्स पर ये गाड़ी बहुत ज्यादा अच्छे से हैंडल हो रही थी। जिस लेवल की ग्रिप्स ये गाड़ी के टायर्स प्रोवाइड करा रहे थे ना, वो बहुत ज्यादा कमेंडेबल है। एटलीस्ट 4 डोर सेडान के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा करा इसने उन टर्न्स के ऊपर। आई वॉज एबल टू टर्न एट 80 ऑन सम टाइट टर्न्स। हाँ, टायर्स में से आवाज़ जरूर आती है, लेकिन गाड़ी बिल्कुल भी ग्रिप नहीं छोड़ती है। बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता है कि आप कंट्रोल खो रहे हो। और ये इसकी प्रोग्रेसिव ब्रेक्स की वजह से भी होता है। आप ब्रेक दबाते जाओ और गाड़ी बिना रोड छोड़े रुकती चली जाती है। वैसे ABS और ESC ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एड्स तो आपकी हेल्प करते ही हैं गाड़ी को कंट्रोल में रखने के लिए, लेकिन अगर टायर बेकार हो ना तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। स्कॉडा ने इस गाड़ी के अंदर काफी ज्यादा हाई परफॉर्मेंस टायर्स लगा रखे हैं। ब्रिजस्टोन के पोटेंजा इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं, जो कि 225 mm की अच्छी खासी विड्थ के साथ आते हैं। 19 इंच का इनका साइज है और 90 mm की साइड वॉल्स हैं, यानी कि काफी ज्यादा लो प्रोफाइल टायर्स हैं। ये जो परफॉर्मेंस टायर्स हैं ये कंपैरेटिवली सॉफ्ट रबर के साथ आते हैं, ताकि ट्रैक पर और हाई स्पीड्स पर आपको अच्छी खासी ग्रिप मिल सके। लेकिन इनका डाउन साइड ये होता है कि ये जल्दी वेयर आउट होते हैं, और हमारे जो देश की देसी सड़कें हैं ना, उन पर इनका क्या हाल होगा वो मैं थोड़ा सा अभी बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लो प्रोफाइल टायर है और ऐसे टायर जल्दी फटते हैं, ऐसे चांसेस ज़्यादा होते हैं इनके। तो वो देखने वाली बात रहेगी, या फिर आप जब चलाओगे आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा चलाते वक्त। ऑल्सो क्योंकि गाड़ी सिर्फ ट्रैक पे ही चलाई है और जो ट्रैक होता है वो तो स्मूथ होता ही है, इसीलिए राइड क्वालिटी के बारे में नहीं बोल सकता हूँ। कार की परफॉर्मेंस और हैंडलिंग के बारे में जो मैंने बताया है उससे आप समझ गए होंगे कि आखिरकार क्यों इस गाड़ी की इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है और क्यों इस गाड़ी की आते ही 100 की 100 यूनिट्स बिक गई। देखो, आपको लग रहा होगा कि 100 तो बहुत छोटा नंबर है, लेकिन आप इस चीज़ को समझो कि ऑक्टाविया कोई पगानी या कोनिग्सेक जैसी गाड़ी नहीं है। इंडिया में कई गाड़ियां ऐसे ही बाहर से इंपोर्ट होती हैं और धूल खाती हैं शोरूम्स के अंदर, उनको कोई नहीं खरीदता है। निसान की एक्सट्रेल का यही हाल हुआ था, उनको बाद में बेचना पड़ा। आई डोंट नो कहाँ बेची उन्होंने, गाड़ियां बिकती रही थी शोरूम्स में। और सिट्रॉइन C5 भी खड़ी रहती है, एक भी यूनिट नहीं बिकती है पूरे महीने। और इसीलिए ऐसे ही आते बिक जाना एक नॉन लग्जरी ब्रांड की गाड़ी के लिए बड़ी बात होती है। अच्छा, इस बात से एक और सवाल निकल के आता है कि भैया स्कॉडा सिर्फ इतनी ही गाड़ियां क्यों लेकर आया? अगर इंडिया में 100 ही गाड़ियां लानी थी तो इससे बढ़िया लाते ही ना, है ना। इसके पीछे एक बड़ा रीजन अपने फ्लैगशिप प्रोडक्ट को लाना दिखाई देता है, जिससे ब्रांड की जो एस्पिरेशनल वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और काइलैक जैसी छोटी कार्स के ओनर्स भी ये बोल सकते हैं कि मैं उस ब्रांड की गाड़ी चलाता हूँ जो कि ऑक्टाविया RS बनाता है। तो ऑक्टाविया RS के रिव्यू को थोड़ा सा आप कंक्लूड कर लेते हैं। मेरे हिसाब से यस, ये गाड़ी थोड़ी सी ओवर प्राइस्ड है, क्योंकि डायरेक्ट इंपोर्ट है तो ये तो होना ही था, और लिमिटेड कार्स आई हैं तो अब आपको ये मिलेगी भी नहीं। तो ओवर प्राइस है कि नहीं उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इस प्राइस पे चाहो तो यूज्ड M340i या फिर S5 जैसी गाड़ियां ले सकते हो, जो कि इससे ज़्यादा पावरफुल फील होती हैं। लेकिन अगर मैं हैंडलिंग की बात करूं तो मेरे को नहीं लगता कि स्कॉडा ऑक्टाविया RS को बहुत ज़्यादा गाड़ियां पकड़ सकती हैं। S5 और M340i अगेन, जैसे मैंने पहले ही बोला, वही दो गाड़ियां ऐसी हैं जो शायद इतना अच्छा कर सकें। ऑक्टाविया RS बार्स को बहुत ज़्यादा हाई सेट करती है व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग एंड डायनामिक्स। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और आपकी कौन सी फेवरेट परफॉर्मेंस सेडान है वो कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइए। थैंक यू।